जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। तो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। आज हम जो जनरल नॉलेज के करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन आए, देखो आपका जूनियर असिस्टेंट में 4 कंपोनेंट है, एक इंग्लिश है, एक कंप्यूटर है, एक हाई कोर्ट का कंपोनेंट है और फोर्थ वन इज जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू करंट अफेयर्स। ठीक है, ज़्यादा करंट अफेयर्स से आते हैं। तो आज जो वो करंट अफेयर्स वाला कंपोनेंट है ना, उसको हम कवर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, रीसेंट है, तो पूछे भी जा सकते हैं बार बार, प्लस जेकेएसएसबी के डिफरेंट एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स देख लेना। प्लस मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर की ही शेयर कर देता, अदरवाइज मैं आपको साथ में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है उसके रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं इन फ्यूचर, तो वो मैं साथ साथ कवर करवाने की कोशिश करूंगा। वैसे भी आपको पता है किस तरह से पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये कुछ हाई कोर्ट के क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 जो है पहला हम कवर करेंगे, जो हमारा इसके साथ जो बाकी इससे ऊपर वाले 25 क्वेश्चन है ना, ये नहीं सोचना वो मिस कर दिए। आज के लेक्चर में इतना ही होगा, आने वाले लेक्चर्स में मैं कवर करवा दूंगा आपको। ठीक है, कंप्यूटर का सेशन लूंगा, इसी तरह इंग्लिश का सेशन लूंगा और हाई कोर्ट का सेशन लेके ही आपको कवर करवा दूंगा। तो 26 क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो कहता है द थीम ऑफ इंडिया G20 समिट 2023। तो G20 समिट जो 2023 का हुआ था, उसमें जो थीम थी वो क्या थी, हमें बताना है। ठीक है, देखो ये खुद क्वेश्चन ट्राई करो आप, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। करंट अफेयर थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा भी होगा। अहिंसो परमो धर्मा, प्रवासी लोका अनुग्रहकर्ता, आयम बंधु रायम नीति या वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, तो कौन सी थीम थी G20 समिट 2023 की? आई होप यू हैव ट्राइड इट। तो इसका आंसर है वसुदेव कुटुंबकम। आपको पता है ये थीम थी। इसका इंग्लिश वर्जन क्या है? वन अर्थ, ये याद कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्यूचर में भी। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, वन फ्यूचर। तो ये हमारी G20 समिट 2023 की थीम थी। कहाँ पर हुआ था G20 समिट 2023 वाला? पहले बताओ कौन से नंबर का G20 समिट था? ये 18th नंबर का था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली भारत मंडपम में हुआ था, ये आपने याद है। इससे पहले वाला 17th, ठीक है, 17th वाला, ये कहीं पर लिख लो जो चीज़ें बता रहा हूँ। 17th वाला कहाँ पर हुआ था? इससे पहले वाला इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में। इससे पहले वाला इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 का हुआ भारत में, और 2024 का अब जो होना है वो कहाँ पर होना है? ब्राज़ील में। कहाँ पर होना है? ब्राज़ील में। 19th वाला ब्राज़ील में होगा, 18th वाला G20 समिट इंडिया में हुआ था, इंडिया के भारत मंडपम में। ये आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। ठीक है, अब क्या क्या इंपॉर्टेंट आउटकम निकले इस G20 समिट से? तो इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें G20 समिट से निकली? सबसे पहली बात, आपको पता है G20 में पहले 20 मेंबर्स थे। ठीक है, 20 मेंबर्स। कंट्रीज बोले तो 19 कंट्रीज थे, 90 कंट्रीज थी, प्लस एक कौन था? हमारा यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है वो था इसमें। ठीक है, बट अभी जो G20 समिट हुआ इंडिया में, उसमें एक और मेंबर ऐड कर दिया गया, और टोटल कितने मेंबर हो गए? 21। कितने मेंबर हो गए? 21 मेंबर हो गए। तो अभी भी इसको G20 बोलते हैं, बट इसमें मेंबर अब 21 हो गए। कौन सा नया मेंबर ऐड हुआ है? अफ्रीकन यूनियन। कौन सा? अफ्रीकन यूनियन। ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखो, भूलोगे नहीं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि G20 में कितनी मेंबर हैं? तो 21 मेंबर्स हैं। ठीक है, जिनमें से कंट्रीज कितनी है? कंट्रीज 19 है। 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक है यूरोपियन यूनियन और दूसरी कौन सी है? अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन कब ऐड हुई है? तो G20 समिट 2023 वाले भारत में। ठीक है, एक तो ये आउटकम निकला। उसके बाद दूसरा, हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाई। क्या बनाई? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो किसका आउटकम है? SCO की मीटिंग का आउटकम है, ब्रिक्स की मीटिंग का आउटकम है, G7 की मीटिंग है, या G20? तो G20 मीटिंग के आउटकम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है हम बनाएंगे, मतलब हम बायोफ्यूल का यूज़ करेंगे, उसमें यही है। ठीक है, उसके बाद इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया को मिडल ईस्ट के जोड़ते हुए इंडिया मिडल ईस्ट को जोड़ते हुए यूरोप के साथ कनेक्ट करने वाला इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बनाएंगे। इसके लिए हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन करा है। किसने साइन करा? इंडिया ने। किस किस के साथ? यूनाइटेड स्टेट हो गया, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड अरब एमिरेट से होते हुए जाएगा फ्रांस, इटली, जर्मनी। तो इन सब के साथ हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है रिगार्डिंग क्या? रिगार्डिंग इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर हम जो बनाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो इंपॉर्टेंट आउटकम थे, मैंने आपको थोड़े थोड़े बता दिए। बाकी आप क्या याद कर सकते हो? एक तो भारत मंडपम बिल्कुल याद रखना, न्यू दिल्ली नहीं आएगा, भारत मंडपम में वो बिल्डिंग थी एग्जैक्टली जहाँ पर G20 समिट हुआ था, तो उसको याद कर लेना, वो पूछा जा सकता है। ठीक है, और जब आपने ये देखा होगा, अगर आपने G20 समिट को ध्यान से देखा होगा, तो जब वो G20 समिट के लिए एंटर कर रहे थे ना सारे जो लीडर्स आए हुए थे, तो आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्टैचूज वगैरह बने हुए थे। तो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर एक ब्रोंज स्टैचू
बना था लॉर्ड नटराज का, ठीक है, लॉर्ड शिवा नटराज जो है उनका ब्रोंज स्टैचू है। तो वो ये याद रखना कि ब्रोंज स्टैचू किसके साथ एसोसिएटेड था, लॉर्ड नटराज का, जो G20 समिट के बाहर बना हुआ था, ठीक है। वो चोला स्टाइल से बिलोंग करते, चोला स्टाइल का था। आपने देखा होगा ना, जैसे ही वो एंटर करे वो बाहर ही बना हुआ था नटराज वाला, तो स्टैचू बना था, वो ब्रोंज का स्टैचू था, ये चीज़ याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। उसके बाद लॉर्ड बुद्धा का भी ब्रास का स्टैचू वहाँ पर बना हुआ था, थंजावुर पेंटिंग भी थी, डोकरा आर्ट भी था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट नटराज वाला तो बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि ये मे बी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ G20। हाँ, ये स्टैटिक पोर्शन है, क्वेश्चन है G20 समिट इंडिया में था, तो यार ये तो बहुत न्यूज़ में था, उसके रिलेटेड स्टैटिक भी पूछा गया। यहाँ से एनालाइज करो कि क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सारा स्टैटिक जीके भी देख लेना, बट मेनली करंट अफेयर्स पे फोकस करना आप एग्जाम के लिए। तो हेडक्वार्टर G20 का कहाँ पर है, ब्रसल्स में है, इंडिया में है, जिनेवा में है, या नन ऑफ द अबव। देखो G20 का कोई फुल फ्लेज हेडक्वार्टर नहीं है, बट इसकी जो समिट होती है ना, वही जो होस्ट करता है वहीं पर परफॉर्म होता है, जो भी होता है, इनकी मीटिंग वगैरह होती है। तो कोई भी जो है G20 का हेडक्वार्टर नहीं है। G20 एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो हमारी बेस्ट इकोनॉमीज है ना वर्ल्ड की, उनकी एक तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नोन एज G20, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन जो एग्जाम में आना ही था, हु रिसीव नोबेल पीस प्राइज फॉर ईयर 2023। तो 2023 साल के लिए नोबेल पीस प्राइज, देखो नोबेल पीस प्राइज है वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने पीछे देखा जो पटवारी का एग्जाम, उसमें नोबेल प्राइज पूछा गया, सॉरी पीस नहीं पूछा गया था, डिफरेंट नोबेल प्राइज है, उनको मैच वगैरह करना था। तो नोबेल पीस प्राइज जो है 2023 का किसको मिला है, जॉन फॉसे को, नरगिस मोहम्मदी को, ड्रू वेसमैन को, या क्लॉडिया गोल्डिन को। देखो इन सबको ही मिला है, बट पीस प्राइज की बात हो रही है। नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ईरान में इन्होंने बहुत अच्छा काम करा था, जो वुमेन के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वहाँ पे लॉज थे, ऑपरेशन हो रहा था उनके लिए, और वुमेन के राइट वगैरह प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, ठीक है। अब आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे नोबेल प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो याद करके जाना, नोबेल प्राइज के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इन फ्यूचर भी। अगर आपका एग्जाम लेट होता है, देखो ऐसे तो नोबेल प्राइज बहुत लेट मिलते हैं, दिसंबर में मिलेंगे, बट उससे पहले मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम हो जाना चाहिए। तो देखो अब अगर मैं बात करूं 2023 के नोबेल प्राइज की, सबसे पहले फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में जो दिया जाता है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन की फील्ड में दिया जाए, वो 2 पर्सन को मिला है। कौन है, एक है कैटालिन, लिख लो कहीं पर, एक है कैटालिन कैरिको, और दूसरे हैं ड्रू वाइसमैन, ठीक है। इनके बारे में तो यही, ड्रू वाइसमैन ऑप्शन में भी था, कैटालिन कैरिको एंड ड्रू वाइसमैन को मिला है। इन्होंने mRNA वैक्सीन पे काम किया था, ठीक है, mRNA मैसेंजर RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड की जो वैक्सीन थी ना, उस पर इन्होंने काम करा था, इसलिए इनको मेडिसिन में मिला। किसको मिला, कैटालिन कैरिको एंड ड्रू वाइसमैन। याद कर लो, कैटालिन कैरिको ड्रू वाइसमैन, ठीक है, रट लो यार, रटने वाली चीज़ है। फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में किसको मिला है, एक तो मिला है पेरी अगोस्टिनी को, ठीक है। एक फोटो ना मैं यूट्यूब में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो यार एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। क्यों ज्वाइन कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आज से मुझे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिखेगा ना आपके एग्जाम ओरिएंटेड, चाहे कोर्ट वगैरह का होगा, मैं वहां पर व्हाट्सएप में डालता जाऊंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँ, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन पड़ा हो, तो यार ज्वाइन कर लें, मैं वहां पर शेयर करूंगा, मुझे कहीं से भी मिलेगा पढ़ते हुए, मैं वहां पर ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और कुछ फोटो भी मिलेगा, मैं व्हाट्सएप में शेयर, क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप में कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा, बट ऐसे में अगर कहीं से फोटो उठा के डालूंगा, मुझे यूट्यूब में डालने में दिक्कत आती है, तो मैं वहां पर शेयर कर दी करूँ। आप ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत अच्छे करंट अफेयर्स वहीं पर ऐसे ही मिलते जाएंगे रेगुलर बेसिस में, ठीक है। तो फिजिक्स में मैं नाम बोल देता हूँ, बाकी मैं फोटो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ, पायरे अगोस्टिनी, फ्रैंकिस क्वार्ट्ज एंड एनी एल हॉयलर, तो इन तीनों को मिला है। 3 पर्सन कौन से हैं, एक तो पायरी अगोस्टिनी, सेकंड इज फेरेंक क्रॉस एंड एनी एल हॉयलर, इनको मिला है। बेसिकली इन्होंने एटो सेकंड में जो पल्सेस जनरेट होती हैं लाइट की, उनके लिए काम करा है। तो इतना वो मैं फोटो शेयर करूंगा, उसमें देख लेना क्या बेसिकली इनको काम के लिए मिला है, ठीक है। सेकंड इज केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में किसको मिला है, केमिस्ट्री में भी 3 पर्सन है। एक है हमारे पास बवेंडी, मतलब मोगली जी बवेंडी है, बवेंडी से याद कर लो। सेकंड ब्रूस लोइस ई ब्रस से याद कर लो, और तीसरा एक्कीमोव, ठीक है। इनका पूरा नाम है अलेक्सियाई एक्कीमोव, यहाँ से याद कर लो। इन्होंने क्वांटम डॉट्स जो हैं उनकी डिस्कवरी और सिंथेसिस करा थी, क्वांटम डॉट्स के लिए। किसके लिए, क्वांटम डॉट्स के लिए, किसके लिए, क्वांटम डॉट्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल मैथड, इन्होंने फिजिक्स वालों ने एक एक्सपेरिमेंटल मैथड बनाया था, जो एटो सेकेंड की पल्सेस जो है जनरेट करेगा, ताकि हम इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स, मतलब मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी डायनेमिक वो मूव करते हैं ना, वो बहुत मतलब फास्ट मूव करते हैं, उनकी स्पीड को हम मेजर कर सकें, उनको स्टडी कर पाएं, इसके लिए इन्होंने बनाया, ठीक है।
लिटरेचर की बात का इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर में एक ही पर्सन को मिला है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉन फॉसे को मिला है। किसको मिला है? जॉन फॉसे को मिला है। इनको किस लिए मिला है? बहुत इनोवेटिव से प्लेज और प्रोज लिखते हैं, इसलिए इनको जो है जॉन फॉसे को मिला है लिटरेचर में। और पीस के लिए नरगिस मोहम्मदी जी को मिला है, ये आप सबको पता है, ये चीज़ आपने याद रखनी। और उसके बाद जो इकोनॉमिक में मिला है, एक और ऑप्शन था ना क्लॉडियो गोल्डिन का, तो क्लॉडियो गोल्डिन को इकोनॉमिक्स में मिला है। इनको किस लिए मिला है? क्योंकि इन्होंने जो वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम है ना, उसके लिए बेसिकली इन्होंने स्टडी करा था, तो उसको समझने के लिए, मतलब वुमेन लेबर मार्केट याद कर लो। किसको मिला है? क्लॉडियो गोल्डिन को मिला है। किस में मिला है? इकोनॉमिक्स में मिला है। ठीक है, तो मेडिसिन का भी हो गया। मेडिसिन में 2 नाम, फिजिक्स केमिस्ट्री में 3 नाम, लिटरेचर में जॉन फॉसे, पीस में नरगिस मोहम्मदी और इकोनॉमिक्स में क्लॉडियो गोल्डिन। ये आप याद रखोगे, आगे वाले एग्जाम्स में ये पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बाकी ये मैं आपके साथ व्हाट्सएप में भी शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट वाज हेल्ड एट। देखो 19th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट हुई है, हमें बताना कहाँ पर हुई है। जयपुर राजस्थान में हुई, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, नागपुर महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना। ये दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। एक तो लीगल सर्विस अथॉरिटी आपका हाई कोर्ट के रिलेटेड चीज़ है, कोर्ट रिलेटेड है, और सेकंड ये हुई थी जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई थी, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये किसने, लीगल सर्विस अथॉरिटी की जो मीटिंग है ऑल इंडिया 19 वाली, किसने ऑर्गेनाइज करवाता है? ये कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? नालसा। ठीक है, नालसा के बारे में आपको पढ़ाऊंगा भी, अगर मैंने कोर्ट वाले लेक्चर पढ़ाई जुडिशरी का, तो नालसा इज व्हाट? नालसा इज नेशनल जो हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी है। ठीक है, इसको हमारा इनैगोरेट करा था, ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी जो हुई 90, इसको इनैगोरेट करा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ द्वारा इसको किया गया। अगस्त 2023 में हुआ था ये। कहाँ, कब हुआ था? अगस्त 2023 में। ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ चीज़ें नालसा के बारे में देख लेते हैं। देखो होता क्या, देखो नालसा फाउंड कब हुआ? सबसे पहली बात, नालसा फाउंड, नालसा की बात कर रहा हूँ, नालसा। ठीक है, नालसा, नालसा ऑर्गेनाइज कराता है ना। नालसा इज व्हाट? नालसा हमारी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये इसको ऑर्गेनाइज कराता है। तो नालसा जो है कब फाउंड हुआ था? 1995। क्या कब फाउंड हुआ था? 1995। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी एक्ट के थ्रू बना है, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट एक आया था, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ये कब आया था? 1987। इसके तहत जो है नालसा बना। बेसिकली इसका काम पता है क्या है? फ्री एसेंशियल जो लीगल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें। देखो कुछ गरीब लोग हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, अबेंडन हैं, या कोई विक्टिम है किसी चीज़ के, तो उनके पास पैसे नहीं है अपनी जुडिशरी से वो करवाने के लिए, एडवोकेट्स की फ़ी वगैरह देने के लिए, तो इसीलिए हम उनको नालसा के तहत जो है फ्रीली वो एडवोकेट को लेके अपना केस जो है लड़ सकते हैं, तो इसके लिए बेसिकली नालसा को बनाया गया था। ठीक है, तो नालसा आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो नालसा जो है बेसिकली लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू ही बना है, ये चीज़ याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। इसका मेन फंडा यही है कि ग्रांट देना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी वगैरह को भी। स्टेट में भी लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, अभी मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर ही बता देता हूँ। देखो लीगल सर्विसेज जो फ्रीली प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है ना, मेनली ऑब्जेक्टिव ही लीगल सर्विस अथॉरिटी का ये है कि फ्री लीगल एड एडवाइस मिले लोगों को। ठीक है, और लीगल अवेयरनेस फैलाए। लोक अदालत जैसे होती है उनका कंसेप्ट, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, ADR की फुल फॉर्म भी पूछी थी, मतलब जो इन्हें कोर्ट से बाहर भी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए, तो ऐसा मैकेनिज्म, इन सब के लिए हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी काम करते हैं, और उसकी जो एजेंसी है डैट इज नालसा। ठीक है, अब ये बहुत लेवल पे होती है लीगल सर्विस अथॉरिटी। देखो सेंट्रल लेवल पे होती है नालसा। कौन सी होती है? नालसा। यहाँ से एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। नालसा होती है नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे नालसा होती है। ठीक है, और इसको कौन, इसके चीफ इन पैट्रॉन कौन होता है, मतलब इसमें पैट्रन इन चीफ जो हेड कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल लेवल पे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, इसलिए तो इन्होंने इनैगोरेट करा। ठीक है, इसी तरह स्टेट लेवल में होती है। स्टेट लेवल में जो होती है उसको बोलते हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसमें कौन होते हैं? पैट्रन इन चीफ। तो जो स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ होंगे वही, स्टेट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वही जो है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पैट्रन इन चीफ। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल में देखो, एक तो होती है नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी होती है। आपको पता है ये सबऑर्डिनेट कोर्ट में आ जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज होता है ना, वही इसके चेयरमैन होते हैं। कौन चेयरमैन होते हैं? इसके डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जब आप पढ़ोगे ना ये हाई कोर्ट वगैरह। ये मैं इसलिए बता, अदरवाइज कोई और एग्जाम होता मैं नहीं बताता, ये नहीं कोई पूछता, बट आपका कोर्ट का ही एग्जाम है तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सब डिवीजन लेवल में बोलते हैं तालुका। तालुका का क्या बोलते हैं? सब डिवीजन लेवल। ठीक है, इधर कोई सीनियर सिविल जज करता है, इसके नीचे आ जाते हैं तालुका। ठीक है, जब मैं वो लेक्चर पढ़ाऊंगा वहां भी बताऊंगा। तालुका मतलब सब डिवीजन लेवल। सब डिवीजन लेवल में इसको कोई जो सिविल जज होगा, सीनियर सिविल जज, वो
इसको क्या करता है, चेयर करता है, ठीक है। उसके बाद एक हाई कोर्ट का अपना भी होता है, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपना भी होता है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। इनका काम बेसिकली यही है कि फ्री लीगल एड वगैरह लोगों को प्रोवाइड करे, इनके इश्यूज को उठाएं। और कौन कौन लोग, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं कि जिनको फ्री लीगल सर्विसेज मिलेंगी। देखो बच्चे और वुमेन ये अलो हैं, SC ST फैमिलीज़ के मेंबर। सेकंड, इंडस्ट्रियल कोई वर्कमैन है तो वो भी अलो है। कोई किसी को कोई डिज़ास्टर हो गया या कोई वायलेंस हो गया उसकी वजह से कोई मतलब पीड़ित है, उसके पास नहीं है, फ्लड वगैरह की इफेक्टेड पर्सन है तो उसको भी मिले। कोई डिसेबल पर्सन है उसको भी मिलता है, मतलब फ्री लीगल सर्विसेज मिलती हैं। अगर कस्टडी में है पर्सन तो उसको भी मिलेगा। और कोई भी ह्यूमन बींग जो है बेगर का शिकार हो गया है, ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो गया है, तो उसको भी बेसिकली ये है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत जो है फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, बाकी हम वहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च अ न्यू 75 रुपी कॉइन टू मार्क द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन कंसिस्ट ऑफ एन इंस्क्रिप्शन ऑफ डैश रिटन इन देवनागरी। देखो 75 रुपये का कॉइन जो है वो मोदी जी ने लॉन्च करा था न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के ओकेजन पे, ठीक है। और इसमें एक इंस्क्रिप्शन लिखी गई है देवनागरी में, हमें बताना है इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या गया है, ठीक है। सत्यमेव जयते अहम ब्रह्मस्मि संसद संकुल या वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट बिल्डिंग में इशू हुआ था 75 का कॉइन, उसमें ये लिखा गया। देखो अगर मैं आपको 75 के कॉइन की हिस्ट्री बताऊँ ना, बेसिकली है क्या ये 75 का कॉइन, अगर मैं सामने से देखूँ ना, सामने सबसे यहाँ पर इसका है नेशनल एम्बलम। क्या है यहाँ पर नेशनल एम्बलम, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ था भारत, क्या लिखा हुआ था भारत हिंदी में ना, यहाँ पर लिखा हुआ था इंडिया, यहाँ पर लिखा हुआ था ₹75 और यहाँ पर लिखा गया था सत्यमेव जयते, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि क्या लिखा गया, ये पूछा कि इसकी बैक साइड में बेसिकली जो एक वर्ड लिखा गया था दैट इज संसद संकुल, इसके बारे में पूछा है। ये मैं आपको फ्रंट साइड बता रहा हूँ। फ्रंट साइड में क्या था, एम्बलम बना हुआ है उसके जैसे, यार आपने ठिप्पा देखा होगा तो एक साइड भारत है एक साइड इंडिया है, नीचे लिखा था ₹75 और यहाँ पर लिखा था सत्यमेव जयते। बट इसकी बैक साइड में क्या लिखा हुआ था, संसद संकुल। क्या लिखा हुआ था, संसद संकुल लिखा हुआ था। और उसी में इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ था, अपर साइड में संसद संकुल, नीचे लिखा हुआ था पार्लियामेंट कम्प्लेक्स। तो उसके लिए बेसिकली ये पार्लियामेंट कम्प्लेक्स का ये हिंदी जो वर्ड है बेसिकली संसद संकुल जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में जो लिखा गया था इसको यूज किया गया, ठीक है। दिस इज क्लियर, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा ये पूछना क्या चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 31 देखो। 31 क्वेश्चन आपका कहता है हु प्रेजेंटेड संगोल टू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। देखो जब पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी तो स्पीकर के साथ राइट साइड में आपने देखोगे कि संगोल जो है, सबने उसका देखा होगा, वो जो है वो दिया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ पर क्या किया, उसको प्लेस करा, ठीक है। वो एक मतलब एक सिंबल होता है ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर का, ठीक है। एक मतलब प्रेस्टीज पावर की ट्रांसफर का सिंबल होता है ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। बट ये पहले क्वेश्चन ये पूछा कि संगोल को इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, देखो ना, तो ब्रिटिशर से ट्रांसफर हुई थी पावर टू इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, तो उनके हाथ में किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो उनके हाथ में जो है वो किसने दिया था, वो लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। किसने दिया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगर पूछे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथ में किसने दिया था, तो प्रीस्ट, बहुत सारे प्रीस्ट वहाँ पे आए थे ना, अधिनियम प्रीस्ट जो आए थे, उन्होंने दिया था जो सेक्रेट स्क्रिप्चर है जिसको बोलते हैं संगोल, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, और उन्होंने स्पीकर के राइट साइड में इसको क्या करा था, इंस्टॉल करा था। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो अगर मैं बात करूँ संगोल के बारे में, देखो सबसे पहले पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट के बहुत क्वेश्चन है। तो पार्लियामेंट किस प्रोजेक्ट के थ्रू बना है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट का नाम क्या था जिसके तहत ये बना है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें पार्लियामेंट बिल्डिंग वगैरह चीज़ें बनी थी, ठीक है। अब ये जो संगोल है ना, ये एक वर्ड जो है ना, ये तमिल वर्ड से लिया गया, ये साउदर्न वर्ड है, सदर्न वर्ड है, तमिल वर्ड से लिया गया है। तमिल वर्ड कौन सा था, सेमाई। सेमाई क्या है, सेमाई, सेमाई का मतलब है राइटियसनेस, ठीक है। तो बेसिकली ये संगोल ये रिप्रेजेंट करता है कि मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसफर ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करता है, कि कैसे एक मतलब सक्सेसिव या लेजिटिमेट पावर जो है वो ट्रांसफर होती है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये चोला एम्पायर के साथ होता था, जब एक राजा दूसरा राजा आता था तो उसको जो है संगोल को दिया जाता था, ये वहाँ से परंपरा चलती है। ये संगोल गोल्ड और सिल्वर का बना है, ठीक है। किसका बना है, गोल्ड और सिल्वर का। ये पॉइंट आप याद कर सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि इसको बनाया किसने था, ठीक है। तो ये मुझे बता के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। तो बाकी जो है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट या पार्लियामेंट बिल्डिंग अब थोड़ा पुराना हो चुका है, अब कुछ नए क्वेश्चन भी आएंगे इस साल में, तो और भी करंट अफेयर्स बहुत सारे आ गए, बट ये फिर भी इंपॉर्टेंट है, बट देख लेना इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेट
मट्टी बनाना गॉट जीआई टैग रिसेंटली। तो कौन सी स्टेट का मट्टी बनाना जो है उसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है? कौन सी स्टेट का है? गुजरात का है, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक। इसका मतलब आपके जो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जीआई टैग्स, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में जीआई टैग होंगे, मैंने आपको बोला मैं मंथली करंट अफेयर्स करवाऊंगा आपको, बहुत जल्दी वो स्टार्ट कर दूंगा। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो, ये चीज़ें पहले पेपर समझो क्या है, फॉर्म भर लो अच्छे से, उसके बाद जो है धीरे धीरे चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। उसके साथ मैंने कांस्टेबल का भी पढ़ाना है, तो मैं अपना शेड्यूल वगैरह एडजस्ट करके बता दूंगा। आगे भी और जहाँ से भी आपको सोर्स मिलता है वहाँ से पढ़ो। आपको प्रिपेयर करना है, जूनियर एक जगह से पढ़ना, जहाँ से भी मिलता है अच्छा कंटेंट वहाँ से पढ़ते चलो, कुछ बुक्स भी लो, हर एक की हेल्प लो और मिलजुल के पेपर क्वालिफाई करो, मुझे भी खुशी होगी। तो मट्टी बनाना जो है, इसको रिसेंटली जीआई टैग कहाँ से मिला है? इसको जीआई टैग मिला है कहाँ से? तमिलनाडु से, ठीक है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट जो है ना, कन्याकुमारी सबसे लास्ट पॉइंट हमारा, वहाँ पर जो है ये वहाँ का है मट्टी बनाना, और वहाँ से इसको जीआई टैग मिला है। इसको बेबी बनाना भी कहते हैं। ये अपनी हनी लाइक टेस्ट और स्वीट फ्रेगनेंस के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो जीआई टैग्स वगैरह पढ़ा दूंगा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में होंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच रामसर साइट इज लोकेटेड इन द यूटी ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख में इनमें से कौन सी रामसर साइट लोकेटेड है? लोकतक लेक, शालबुग वेटलैंड, डल लेक और सोकार लेक। अगर सपोज करो आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है, भाई इनकी लोकेशन तो पता है ना, शालबुग जम्मू कश्मीर में है, डल लेक जम्मू कश्मीर में, लोकतक तो मणिपुर में है, तो सोकार ही तो एक लेक थी जो यूटी ऑफ लद्दाख में थी। बेसिकली यही रामसर साइड में आती है, यूटी ऑफ लद्दाख से कौन सी? सोकार लेक, ठीक है। अगर ये पूछ गया तो जम्मू कश्मीर की पूछ सकते हैं, तो बहुत बार आपको पढ़ा है, जम्मू कश्मीर के लेक्चर्स में बहुत बार पढ़ाया हुआ है। एक तो आगे हमारी होकरसर, कौन सी आ गई? हकरसर लेक। उसके बाद हकरसर के बाद आपकी सुरिनसर मानसर, इनको इकट्ठे एक ही माना जाता है। सुरिनसर मानसर जो है, इसको भी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया है। उसके बाद वुलर लेक, कौन सी लेक? वुलर लेक। और जो रिसेंट अभी 2022 में ऐड हुई है वो कौन सी हुई थी? हाइगम एंड शालबुग, ठीक है। ये अलग है। तो कितनी होगी टोटल? 5। होकरसर 1, वुलर 2, सुरिनसर मानसर 3, हाइगम 4 और शालबुग 5, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? सारी लोकेशन मैंने वहाँ पर आपको कवर करवाया। आज जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या है, किस तरह से चीज़ें आपको मूव ऑन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज मून मिशन चंद्रयान 3। तो इंडिया का जो मून मिशन था चंद्रयान 3, आप सबको पता है, तो उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो कौन है, उनका नाम पूछ रहे हैं। विक्रम साराभाई, एस सोमनाथ, रितु करिधल श्रीवास्तवा, पी वीरा मुथुवल, ठीक है। पी वीरा मुथुवल मतलब पलानीवल वीरा मुथुवल, ठीक है। यही बेसिकली जो है हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इंडियाज मून मिशन, जो चंद्रयान 3 था, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये थे। एस सोमनाथ तो आपको पता है, एट प्रेजेंट इसरो चीफ एस सोमनाथ हैं, ये आप सबको पता है। विक्रम साराभाई का तो नाम किसने नहीं पता है, मतलब इन्होंने ही तो स्टार्ट करा ये रॉकेट का सीन। और रितु करिधल श्रीवास्तवा, इनके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो मार्स ऑर्बिटर मिशन हो या चंद्रयान मिशन हो, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो एस सोमनाथ जी के बारे में याद रखना, एट प्रेजेंट इसरो के चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे मूव करते हैं। विच लॉन्चर इज यूज्ड फॉर चंद्रयान 3। भाई चंद्रयान 3 के लिए कौन सा लॉन्चर यूज होगा? देखो चंद्रयान 3 बहुत बड़ा मिशन था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके लिए हमने सबसे अच्छा, अपना इसरो ने सबसे बड़ा वाला रॉकेट, अच्छा नहीं बोल सकते, अच्छे तो सारे हैं बट सबसे बड़ा वाला हैवी रॉकेट जो यूज़ किया था दैट इज GSLV Mark 3, जिसको बाहुबली भी कहते हैं, ठीक है। तो GSLV Mark 3 को हमने एज अ लॉन्चर यूज़ करा था चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ से आपको एक और चीज़ पता चल रही है कि स्पेस एंड टेक के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इग्नोर, कोई भी एस्पेक्ट इग्नोर नहीं यार, पॉलिटी नहीं छोड़ा है, स्पेस एंड टेक नहीं छोड़ा, और बहुत इंपॉर्टेंट करंट, एक भी ना ऐसे फालतू करंट अफेयर नहीं है, ऐसे अननेसेसरी करंट अफेयर नहीं है। वो करंट अफेयर्स हैं जो मतलब आने चाहिए एग्जाम में, जिनको देख के लगता है कि एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन आउटलाइन 7 प्रायोरिटीज इन द यूनियन बजट 2023 calling it dash that will guide India's vision during अमृतकाल। देखो हमने अपना 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद से 75th ईयर के बाद से हमने जो 25 साल आ रहे हैं, मतलब जब हमारे 100 ईयर पूरे हो जाएंगे सेंचुरी, इस टाइम को ना हमने बोला अमृतकाल। क्या बोला इसको? अमृतकाल। मतलब 75 इंडिपेंडेंस के बाद जो 100 इंडिपेंडेंस कब आनी है हमारे 2047 को ना, तो वहाँ तक जो हमने ये जो बच्चे ना ये 25 है, इनको हमने बोला अमृतकाल। इसके लिए हमने ना कुछ 7 एरियाज ऑफ प्रायोरिटाइज करे हैं जहाँ पर हमें बहुत अच्छा जो है काम करें, जो इंडिया का विजन बताएंगे टूवर्ड्स जो हमारा अमृतकाल का टाइम होगा, ठीक है। इनको क्या बोला था, ये जो 7 जो मेंशन करे थे प्रायोरिटी एरियाज, इनको क्या बोला था? सौम्या बोला था, आत्मनिर्भरा बोला था, संप्रदा बोला था, क्या सप्तऋषि बोला था, इनको बोला था सप्तऋषि। क्या बोला गया था? सप्तऋषि, ठीक है। तो ये 7 पिलर या सप्तऋषि हैं। तो ये कौन कौन से? एक तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई थी,
सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में काम होगा, उसके बाद लास्ट माइल तक पहुंचा है, रीचिंग द लास्ट माइल, जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह देंगे। फिर अनलीशिंग द पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल को अनलीश करना। ये नहीं है कि हमारा यंग जनरेशन जो है उसमें बहुत पोटेंशियल है बट हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि उनके पोटेंशियल का, जैसे जॉब्स क्रिएट ही नहीं होती ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट, तो कैसे उनका पोटेंशियल यूटिलाइज करोगे। तो इस पे काम करेंगे। सेकंड ग्रीन ग्रोथ, मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, यूथ पावर पे काम करेंगे, यूथ को जनरेट करने में काम करेंगे और फाइनेंशियल सेक्टर पे काम करेंगे। ये 7 बेसिकली सप्तऋषि थे, ठीक है, जिनको फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। विच बर्ड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट बर्ड ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। अब बच्चों ने ना गलती कर दी होगी, फास्ट करते हुए ना स्टेट बर्ड ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख पूछा था, जम्मू कश्मीर मार के खलीज फिसन मार दिया होगा, ये गलत है। इसका क्या आता है, ब्लैक नेक। पहले जम्मू कश्मीर का भी यही था बट अब ये यूटी ऑफ लद्दाख है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कौन है, खलीज फिसन। खलीज फिसन बेसिकली क्या है, यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख का पूछा है तो क्या आंसर आना था, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है अब्राहम अकॉर्ड इज द नेम गिवन टू द कलेक्टिव एग्रीमेंट साइन बिटवीन। देखो बेसिकली क्या है, आपको पता है ये जो मिडल ईस्ट वाला एरिया इजराइल की इनके आपस में बनती नहीं थी पहले, ठीक है। तो अब इनके बीच में रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड जो है वो साइन करवाया था, किसने, यूएसए ने। किस किस के बीच में, हमारे इजराइल और हमारे किसके बीच में, इजराइल और यूए के बीच में, ठीक है। तो बेसिकली यही पूछा कि कौन सी 3 यहाँ पर नाम दिए गए हैं कलेक्टिव एग्रीमेंट साइन जिनके बीच में हुआ है, अब्राहम अकॉर्ड जिसे कहते हैं। बेसिकली वो कौन से 3 थे, एक तो यूएसए था जिसने मीडिएटर की तरह काम करा था, एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब एक मिडल ईस्ट वाली कंट्री का, और एक इजराइल के साथ जो है इन्होंने साइन करवाया था, दैट इज नोन एज अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। दिस इज़ क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बाकी ये बहुत इशू है वाला टॉपिक है, तो ऐसे कंट्रोवर्सीज यहाँ पर नहीं पढ़ना। जब भी मैं ऐसा कुछ पढ़ाता हूँ तो आप लोग ऐसे कंट्रोवर्सी में आ जाते हो, इजराइल और पैलेस्टीन। देखो इस टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, तो इस सेंसिटिविटी का ध्यान रखते हुए हमें सिर्फ अपने एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं जिससे एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, इसमें नहीं आना है, ठीक है। तो इसको साइड रखोगे। आप कमेंट शुरू करते हो फिर वो कहीं कहाँ पहुँच जाता है, फिर मुझे डिलीट करने पड़ते हैं कुछ कमेंट, ठीक है, ताकि वहाँ पर कुछ सिचुएशन ठीक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39। द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023 इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा रिसेंटली सीक्स टू रिमूव डैश फ्रॉम द पैनल टू सिलेक्ट द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड। यार आपने सुना होगा 1 साल से 1.5 साल से हमेशा से पंगा चलता आ रहा है जो चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट बोलता है इनकी इंडिपेंडेंसी सिक्योर करने के लिए जो पैनल है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना जरूरी है, बट जो ये जो पार्लियामेंट है मींस कहते हैं जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए, वो कहते हैं उन्हीं के ही बंदे हो, तो इनके बीच में इशू चलता रहता है। तो अभी एक बिल लाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल 2023 का, जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। ये डैश किसको रिमूव करना चाहते हैं कि जो पैनल है, मतलब 3% का पैनल है, उनमें से किसको रिमूव करना चाहते हैं, बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव कर। देखो यार गवर्नमेंट चाहेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हो, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो ताकि इंडिपेंडेंसी या इंपार्शियलिटी सिक्योर है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली यहाँ पर फंडा क्या है, प्रॉब्लम क्या है। देखो ध्यान से सुनना, इस कंसेप्ट को थोड़ा समझ लो, मे बी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आपको काम ही आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी आर्टिकल 142 को यूज़ करता है, ठीक है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142, स्टोरी सुनो ये, ठीक है। 142 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो कुछ भी ला सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए बोलता है कि इसको अपॉइंट करने के लिए कमेटी बनेगी, जिस कमेटी में 3 बंदे होंगे, एक होंगे प्राइम मिनिस्टर, एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तीसरे होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। वो डिसाइड कर, लीडर ऑफ अपोजिशन लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के, वो डिसाइड करेंगे मिलकर कि कौन सा बंदा जो है चीफ इलेक्शन कमीशन बनेगा, ठीक है। एट प्रेजेंट एक चीफ इलेक्शन कमीशन 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अब इसके लिए एक गवर्नमेंट बिल ले आती है। बिल ये कहता है कि जो बेसिकली चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और वो एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे करेंगे, ठीक है, अपॉइंट। अब उस सिलेक्शन कमेटी में कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। एक होंगे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कोई भी हो सकते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। और प्लस कौन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन। मतलब इन्होंने कार्ड दिया यहाँ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, वो बोलते प्राइम मिनिस्टर, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन। इन्होंने बोला कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे, एक होंगे कौन, प्राइम मिनिस्टर, दूसरे होंगे कैबिनेट। देखो ना यार, 2 बंदे एक ही गए, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर अलग थोड़ी, मतलब एक ही पार्टी के हैं, तो इन्होंने मेजोरिटी से लेना। तो भाई जो ये करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात वैसे भी कौन सुन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट आपको समझ आनी चाहिए कि बेसिकली ये लाता है, ठीक है।
अब ये चीज़ है कंट्रोवर्सी का, और यही इन्होंने बोला, क्वेश्चन में यही आया था कि ये जो नया अब इन्होंने लाया, तो इन्होंने बेसिकली किसको हटाया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया, उसकी जगह इन्होंने क्या बोला कि कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको थोड़ा पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए। अब एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ कैसे चल रहा था सिस्टम, करेंटली जो चल रहा था यही चल रहा था बेसिकली कि आपको पता है चीफ इलेक्शन कमीशन जो है इनके रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 से लेकर 29 के बीच में, और इनका यही था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस में, जो आपके काउंसिल मिनिस्टर होते हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर में, जिसकी ऑब्वियस है प्रेसिडेंट इनकी काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही चलते हैं, तो वो जिस बंदे को बोलेंगे वही जो है वो बंदा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले हिसाब चलता है, बट अब इनकी इंडिपेंडेंसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा सवाल खड़े किए, और वो चाहती है कि बेसिकली एक ऐसी सिलेक्शन कमेटी हो जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो, प्राइम मिनिस्टर भी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, और वो डिसाइड करें कौन सा पर्सन जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशनर बनना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। आई होप आपको ये कंट्रोवर्सी समझ आ गई होगी, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल गया होगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या कहता है, डैश इज द कंट्रीज फर्स्ट एवर फ्रोजन लेक मैराथन विच हैज बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड इन द जीनस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन। मतलब कंट्री की पहली जो हुई है मैराथन हुई है फ्रोजन लेक मैराथन, मतलब फ्रोजन लेक पे मैराथन हुई है, और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये लिखा गया वर्ल्ड की हाईएस्ट सबसे बड़ी हाइट पे होने वाली फ्रोजन लेक मैराथन है ये, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुई है, डल लेक, पैंगोंग लेक, रूपकुंड लेक, सोमरी लेक। तो कहाँ पर हुई, पैंगोंग सो लेक जो आपका लद्दाख है वहाँ पर ये हुई थी, तो ये भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में 41 आपका कहता है व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो अब एक्ट बन चुका है, उस टाइम पे बिल था, तो इसका बेसिकली ऑफिशियल नेम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी सेवा वंदना एग्रीमेंट, नारी शक्ति वंदना अधिनियम। देखो इसमें जस्ट वंदन और वंदना में फर्क है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस वुमेन रिजर्वेशन बिल का। इस बिल में क्या बेसिकली बोला जा रहा है, इस बिल में यही बोला जा रहा है कि मतलब ये अब बिल नहीं रहा है यार, ये अमेंड हो चुका है। तो अमेंडमेंट देखेंगे कौन सी अमेंडमेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 106 अमेंडमेंट है। कौन सी है, 106। अब अमेंडमेंट का नंबर याद कर लो। बेसिकली होता क्या है, पहले हम बिल रखते हैं, तो कुछ बिल पास हो जाते हैं, कुछ नहीं पास होते, जो नहीं पास होते वो तो बिल ही बोलेंगे, जो पास हो जाते हैं वो एक्ट बन जाते हैं। अब ये एक्ट बन चुका है, तो ये 106 अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का। इसमें यह है कि 1/3 सीट जो है वो रिजर्व की गई है वुमेन के लिए। कहाँ में, लोकसभा में हो गया, ठीक है, लोकसभा में, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन होंगे, और जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की है वहाँ के जो इलेक्शन होंगे तो उनके लिए, ठीक है। मतलब SC STs के अंदर भी ये इन्होंने बोला इंक्लूड करके SC ST को, तो 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व है। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो ये नहीं चला, इवन जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें भी ऐसा नहीं हमें सुनने को मिला। बेसिकली ये बोला गया है, ये एक्ट तो आ गया, बट इसमें ये बोला गया है कि इसके बाद जो अभी आपको पता है ना वापस सेंसस होना है, तो डीलिमिटेशन होगी, तो जो डीलिमिटेशन अब होगी उसके बाद ये अप्लाई होगा, और कितनी देर के लिए अप्लाई होगा, 15 साल के बाद। 15 साल के बाद डिसाइड करेंगे कि चेंज करना है, खत्म करना है वो। तो जैसे SC ST के लिए स्टार्ट हुआ था ना, वो भी 15 साल के स्टार्ट हुआ था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बट अभी अभी करते हुए एक्सटेंड होते हुए वो चलता ही जा रहा है। इसी तरह से ये भी चलता ही रहेगा, बट अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, ये चीज़ आप याद रखना, ये स्टार्ट नहीं हुआ है। ये बोला गया है कि ये स्टार्ट होगा जब अब इलेक्शन के मतलब डीलिमिटेशन होगी, तो उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तब ये जो है ये लागू होगा, ठीक है। आई होप ये स्टोरी आपको समझ आ गई हुई। नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन, आदित्य L1, आदित्य यार सन को बोलते हैं, तो सन मिशन है। आदित्य L1 जो है लैग्रेंज पॉइंट 1 पे रखा गया। फर्स्ट स्पेस लैग्रेंज पॉइंट 1 2 3 4 क्या होता है सब बताया हुआ है। फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन है कि कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। आदित्य L1 मतलब सन की स्टडी करने के लिए, सन फ्लेयर्स वगैरह को स्टडी करने के लिए ये एक मिशन लॉन्च किया गया था। ये भारत ने ही लॉन्च कराया, इसरो ने लॉन्च कराया। तो कब लॉन्च हुआ था ये डेट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो ये डेट थी बेसिकली 2 सितंबर 2023 में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो 2022 का तो आप काट ही सकते, इतनी तो आपको नॉलेज थी, बट यहाँ पर कन्फ्यूजन थी यार, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होता था। एग्जैक्टली डेट कोई भी याद नहीं रखता है, बट जो बड़े मिशन होते हैं जैसे चंद्रयान है, आदित्य L1, ये बड़े मिशन थे, इनके आपको एग्जैक्ट डेट थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड। तो पहली इंडियन एयरफोर्स की वुमेन ऑफिसर जिन्होंने गैलेंट्री अवार्ड जीता है उनका नाम बताना है। दीपिका मिश्रा, गीता राणा नेगी, भवाना कांत या अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी तो आज का बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं, बताना मुझे अवनी चतुर्वेदी कौन है और इन्होंने रिसेंटली क्या अचीव करा है, ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका आंसर था दीपिका मिश्रा। तो हम बोलेंगे विंग कमांडर थे बेसिकली, कमांडर हैं दीपिका मिश्रा। इनको बेसिकली जो है पहली वुमेन ऑफिसर बने जिनको वायु सेवा मेडल जो है प्रेसिडेंट द्वारा इनको सम्मानित किया गया था, वायु सेवा मेडल इनको मिला था। तो पहली बनी जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला। नेक्स्ट
हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई, तो सीबीआई के डायरेक्टर जनरल कौन है, प्रवीण सूद, आज प्रेजेंट भी यही है, प्रवीण सूद इज द करेक्ट आंसर, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग आपने देखा है, रवि कानन, सुधा मूर्ति, धनंजय वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़, उधमपुर मिलिट्री स्टेशन। तो बेसिकली आगे इनको अवार्ड्स बताए गए हैं कि कौन से अवार्ड जो हैं किसको मिला है, ठीक है, ये आपको बताएं। देखो सबसे पहली बात, रवि कानन, बहुत सारे पर्सन्स को पिछली बार जो है ये रामन मगसे अवार्ड मिला था, उनमें से एक रवि कानन भी थे, ठीक है, तो ये इनको मिला था कौन सा, रामन मगसे अवार्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद जो है सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडिया अवार्ड मिला, कौन सा मिला, ग्लोबल इंडिया अवार्ड। डी वाई चंद्रचूड़ को ग्लोबल लीडरशिप के लिए, और उधमपुर मिलिट्री स्टेशन जो है ना बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन बना था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे, आपको यहाँ से ये पता चल गया कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपने पढ़ के जाना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया इसका ऑप्शन बन गया आपका ऑप्शन सी करेक्ट हुआ ना, कौन सा करेक्ट हुआ आपका, सी करेक्ट हुआ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इस बार का रमन मगसे अवार्ड भी आज ही अनाउंस हुआ है, आज या कल अनाउंस हुआ है, तो वो भी मैं आपको व्हाट्सएप में डाल दूंगा, ठीक है, एक शॉर्ट करके किसको मिला है, वो इंपॉर्टेंट है, रमन मगसे अवार्ड किसको मिला है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इनको एशिया का जैसे नोबेल प्राइज है ना वैसे बोला जाता है। नेक्स्ट देखो 46 क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर द 74th रिपब्लिक डे 2023 एट न्यू दिल्ली, 2023 न्यू दिल्ली में 74 जो रिपब्लिक डे हुआ था उसके जो बेसिकली जो चीफ हैं वो कौन थे, हमें बताना, चीफ गेस्ट किसको था, अब्दुल फतेह अल सीसी, शेख मोहम्मद बिन जायद, तमीम बिन हमद अल थानी, मोहम्मद बिन सलमान। तो कौन थे बेसिकली 74th रिपब्लिक डे 2023 के न्यू दिल्ली के कौन थे बेसिकली, इनवाइटी कौन थे एज चीफ गेस्ट, तो वो कौन थे, अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन है ये, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट बेसिकली इनको इन्वाइट किया गया था, ठीक है। देखो एक चीज़ मैंने नोट करी है, ये पेपर जो है ना मतलब जेके एसएसबी से तो बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि ये नहीं कि इजी पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, मतलब यार एक फ्रेमिंग अच्छी है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग और इनके जो मतलब ऑप्शंस डाले हुए हैं एक थोड़े मिलते जुलते हैं, थोड़े करंट के रिलेटेड हैं, और पेपर एग्जाम ओरिएंटेड लग रहा है मुझे, जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा है। अभी बाकी पोर्शन देखूंगा, जैसे जैसे देखूंगा पता चलेगा, बट ऐसे मुझे लगा ये थोड़ा ठीक ही पूछते हैं, उनकी तरह नहीं कुछ भी हो यार, कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के उठा के डाल रहे हैं, मतलब कोई पता ही नहीं है पेपर क्या है, किस लेवल का पेपर है, उस अकॉर्डिंग पेपर सेट करो, जिस फील्ड का पेपर है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस होना चाहिए, मतलब इनका तो कोई समझ ही नहीं आता मेरे को सिस्टम, पता नहीं कैसे सेट करते हैं या कौन इनकी पॉलिसीज बनाने वाले बैठे हुए हैं जो सिलेबस ऐसा बनाते हैं, प्लस सिलेबस बनाने के बाद कौन ऐसे हैं जो सिलेक्शन ऐसी करते हैं कि यूपीएससी के पेपर के क्वेश्चन उठा के ले आते हैं। यार इनका मुझे समझ नहीं आता, जो पेपर इनको डिफिकल्ट डालना होता है लेवल 6 वगैरह वाला, वो ये ईजी डालते हैं, और कई बार 4th क्लास का पेपर भी इतना टफ डाल देते हैं, मतलब कोई एक सीक्वेंस नहीं है इनकी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। एपीपी मतलब फुल फॉर्म्स दी हुई हैं, एपीपीयू एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूपीआई यूनिलेटरल पेमेंट इंटरफेस, बीम्स बजट एस्टिमेशन एलोकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। देखो यार ये जो यूपीआई पढ़ते वक्त ही मेरे से गलती होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, यूपीआई की फुल फॉर्म आपको पता है क्या होती है, यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एनपीसीआई ने बनाया। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या, ये ना हो अगली बार एनपीसीआई पूछ रहे, ये न्यूज़ में भी चल रहा है, ठीक है। तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सभी रिप्लाई करना, आपके रिप्लाईज पे ही सीरीज चलती है, ठीक है, ये आप सबको पता है। भीम्स में आपको पता है पैसा वगैरह रिलीज होता है, गवर्नमेंट जो करती है, जो ऑफिस में होता है प्लस उसका रहता है। भीम आपको पता है, भीम के थ्रू ही आपकी यूपीआई ये वो वगैरह काम करते हैं, जो गूगल पे, जैसे गूगल पे वगैरह, इसी तरह हमारा भीम है गवर्नमेंट का। एपीपीयू मतलब एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन है, पोस्टल के रिलेटेड जो है एशिया पैसिफिक रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन देखो, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द अग्निपथ स्कीम। एक थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, अग्निपथ स्कीम कौन लॉन्च करे, अग्निपथ स्कीम किसके रिलेटेड, डिफेंस के रिलेटेड, तो ऑब्वियस है तो डिफेंस मिनिस्टर जो होंगे उन्होंने लॉन्च करी होगी। तो यहाँ से डिफेंस मिनिस्टर कौन है, श्री राजनाथ सिंह जी। तो मैं तो होता पेपर में, अगर मुझे नहीं पता होता मैं तब भी इन पर मार्क करता। क्यों मार्क करता, क्योंकि मुझे पता है कि अग्निपथ स्कीम रिलेटेड किससे है और इसमें किसका रोल हो सकता है, तो राजनाथ सिंह जी का मैं मार्क करता, ठीक है। नेक्स्ट देखो 49 क्वेश्चन जो है, एक दो क्वेश्चन रह गए कवर कर लेते हैं, आई थिंक 2 क्वेश्चन रह गए तो कवर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी कि जो भी न्यूज़ में आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं वो भी पूछ। देखो वीर गार्डियन पूछा है, वरुणा, साइक्लोन 1, तरकाश 2023 ये पूछा है। देखो ये मुझे लगता है साइक्लोन 1 शायद पहली बार हुई थी इंडियन आर्मी और इजिप्ट आर्मी के बीच में, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो इंडियन आर्मी और इजिप्ट के बीच में होती है, ठीक है। उसका वीर गार्डियन जो है, गार्डियन वाली जो जापान और इंडिया के बीच में होती है, इंडियन एयरफोर्स और जापान एयरफोर्सेस के बीच में होती है। वरुणा जो है इंडिया और फ्रेंच के बीच में होती है। वरुणा जो है वो किसके बीच में होती है, इंडिया और फ्रेंच के, इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच। और तरकश जो है इंडिया के एनएसटी और यूएस की स्पेशल फोर्सेस के बीच में आती है। तरकश मुझे नहीं पता था यार, ये पता थी मेरे को 3, तो इसके बेसिस में भी मैं आंसर तक पहुँच गया। तो ऑप्शन आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ आ गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज, क्योंकि उसके बाद बाकी पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल। जो इंडिया में ऑलरेडी क्रिमिनल लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे उनके रिप्लेस करके कौन से लॉ गवर्नमेंट ने लाए, हमें बताना है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य बिल। तो तीनों ही लाए बेसिकली, आप सबको पता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इनके नाम देखो, जो भारतीय न्याय संहिता इसने किसको रिप्लेस किया, पहले हमारा इंडियन पीनल कोड होता था ना, उसको इसको रिप्लेस करा, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने किसको, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC को इसने रिप्लेस करा। भारतीय साक्ष्य, साक्ष्य मतलब एविडेंस, तो इंडियन एविडेंस एक्ट को इसने रिप्लेस करा, इंडियन एविडेंस एक्ट को इसने रिप्लेस किया। अगली बार ये पूछ लेगा भारतीय साक्ष्य सुरक्षा ने किसको रिप्लेस करा, तो वहाँ पे IPC या CRPC मत मार देना, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इस तरह से आपको चीज़ें इस तरह से पढ़ना होता है। दीज आर नॉट जस्ट MCQ क्लासेज, ये चीज़ मेरी याद रखना। यहाँ पर आपको, मुझे नहीं लगता कि मतलब जितना अगर थ्योरी के बेसिस में पढ़ा है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐसे ही वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इस तरह से बस जस्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ। अभी जो 3 4 5 आपको क्लासेज आनी है ना, उसमें मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपको जो ये कन्फ्यूज़न आ रही है पढ़ना कैसे है। एक जब किसी पेपर के लिए प्रिपेयर करना हो पहले ही दिमाग में आ यार पढ़ना कैसे है, कैसे करेंगे स्टार्ट, कहाँ से करना है, क्या करना। भाई देखो पूछ क्या रहा है, आपको जो पूछ रहा है, आपकी जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जहाँ से मिलता है पढ़ो। ये थोड़ी है कि फुल फ्लेज एक ही जगह से पढ़ना, जहाँ मर्जी से पढ़ो, जो अपनी एग्जाम ओरिएंटेड देखो आपको क्या चाहिए। तो PYQs और सिलेबस इज़ द अल्टीमेट सोर्स टू सिक्योर गुड मार्क्स। ये मेरी चीज़ याद रखना, इन दोनों के बिना नहीं पता चलता कि कहाँ से पढ़ना। ऐसे तो कुछ भी पढ़ लो, अभी देखने का पढ़ाना शुरू करें कुछ भी पढ़ाएंगे, मतलब ये पढ़ो जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ है। इससे भी पहले कि अगर आपके पास हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के पेपर है ना, मेरे पास तो यही है, इससे पहले के भी हैं, मेरे साथ शेयर करना, मैं उससे भी करूँगा। आप मेल कर देना awakeningclasses1343@gmail.com में, तो वहाँ पर कवर कर लूँगा, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, टेलीग्राम का भी इनको ज्वाइन कर लेना, आपको वहीं पर इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती जाएंगी चीज़ों की। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या चाहिए, कैसे पढ़ना है वगैरह। तो आपके रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि वीडियोस कैसे आएंगी, किस तरह से आएंगी, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आए, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।